चलिए तो मेरे ख्याल में थर्सडे फ्राइडे आप लोग की छुट्टी है ना, तो आज और कल 2 दिन क्लासेस है, फिर सैटरडे को क्लास पड़ेगी। और सैटरडे को फिजिक्स की 2 क्लासेस है, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो, बिकॉज अनुज माथुर सर इज़ ऑन लीव, मालूम है। तो अगले हफ्ते भी आपको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपन लोग का टारगेट ये रहेगा कि इस इंसिडेंट को यूटिलाइज करें और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रफ्तार के साथ में कंप्लीट करें। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज द इजीएस्ट टॉपिक फ्रॉम सेकंड बुक, रे ऑप्टिक्स। पहले रे ऑप्टिक्स, पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पहले रे ऑप्टिक्स, पहले रिफ्लेक्शन। हाँ, एसी अभी कर रहे हैं ना चालू। अच्छा, आज एसी चालू कर दो पहले। हाँ तो अच्छा, इस वाले का अरे पता है मेरे को, एसी बढ़ाना है मेरे को, ठीक है ना। सरकैज़म नामक कोई चीज होती है, पता होता है। चलो अच्छी बात। चलो हेडिंग डाल दो, ऑल्टरनेटिंग करंट डाल दी, डाल दो हेडिंग, डाल दो ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अपन ने लास्ट क्लास में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को जनरेट तो कर दिया था। क्या था ऑल्टरनेटिंग? ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक बात है। ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो अगर मैं इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो मैं अगर इस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपल, समझ गए? हाँ या ना। तो पहले तो आपको ऑल्टरनेटिंग सिग्नल क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल और व्हाट इज अ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और व्हाट इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट? एक ऐसा सिग्नल जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले। एक ऐसा सिग्नल जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले। एग्जांपल बताओ मेरे को, ये क्या एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है? 1 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर। बताओ ये क्या एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है? ये अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना डायरेक्शन बदल रहा है। दिस इज नॉट अ ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ आई है नहीं आई? क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है? ये अपना मैग्नीट्यूड तो चेंज कर रहा है लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। दिस अगेन इज नॉट अ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है? नहीं। पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम, पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव कम है तो पॉजिटिव ही डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है मैग्नीट्यूड। दिस अगेन इज नॉट अ ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। तो कौन सा होता है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग सिग्नल? जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करे। क्या बताओ ये एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है? यस और नो? यस और नो? क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है? हाँ या ना? ये मैग्नीट्यूड कुछ मैग्नीट्यूड कम हुआ कम हुआ कम हुआ, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ा बढ़ा बढ़ा। यस, दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग सिग्नल।
क्योंकि इसने अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज किया और अपना डायरेक्शन भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है? हाँ या ना? यस। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस इज, अब आप बोलोगे कि आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी तो एक ऑल्टरनेटिव सिग्नल होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? आवर डिस्कशन इज ओनली कन्फाइंड टू साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, दैट्स इट। तो हमारा जो ये सब कॉपी कर लो। Our discussion will be only for sinusoidal wave function. I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। बस हमारे सिलेबस में इतना ही है। ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है, ये भी एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, लेकिन हमारे काम का कौन सा वाला है? हमारा डिस्कशन कहाँ पर सीमित है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। सब कुछ कॉपी कर लो तो बोल देना, सब कुछ कॉपी कर लो तो बोल देना। जो आपके टेस्ट पेपर में एक आध क्वेश्चन आया था उसमें कुछ डेटा मिसिंग था, वो वाला जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है ना? तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट। बाकी तो क्या कहते हैं। और रही बात वो जो फ्यूज वायर वाली बात थी, वो एनसीईआरटी या फिर एचसी वर्मा खोल के देखना, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। वी कैन नॉट लॉजिकली एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। अब ऐसे तो मैं सोचूं कि लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, भाई लो है हाई है तो किसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना? अगर हाई बोले तो बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, तो बहुत हाई होगा तब जाके चलेगा, तो हाई नहीं हो सकता। या फिर वैसे सोचो कि भाई जब करंट ज्यादा हो, हीट ज्यादा बनने लगे, सर्किट खराब होने लगे, तो हाई होना चाहिए। समझ रहे हो? इट्स लाइक के देख, समझ गए? चलो सब कुछ मिटा दो, या कोई लिख रहा है कुछ? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी इज ऑल्टरनेटिंग करंट। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी इज अ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें I नॉट क्या कहलाता है? पीक करंट। ओमेगा क्या होता है? इस करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज दिस ओमेगा? 2 पाई एफ। बोले तो
2 पाई बाय टी। और ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं करंट वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा आएगा, ये वाली वैल्यू आई नॉट, ये वाली वैल्यू माइनस आई नॉट, 0, टी बाय 2, टी, 2t एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगी कहानी। हाँ या नहीं, ये सबको समझ आता है पक्का? सबसे पहले लिखेंगे आरएमएस वैल्यू। किसी को पता है आरएमएस वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला पता है किसी को? आईआरएमएस का क्या होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2, करेक्ट। मतलब क्या होता है? जब करंट ऑल्टरनेट होता है तो उसकी मीन वैल्यू एक नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है ना? जैसे मैंने पूछा ये कि आपको स्विमिंग करनी आती है, आपने बोला हाँ हाथ थोड़े बहुत, थोड़े मैंने लेके आपको फेंक दिया, आप डूब के मर गए। नहीं आता तो बोला नहीं आता, ठीक है? पहले मन में सोचो मेरे को आता नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ना? पेपर में इस वजह से आपके नेगेटिव होते होंगे, ठीक है ना? अगर होते भी होंगे इस वजह से आपको लगता होगा हाँ ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं। अगर आप 100% श्योर नहीं हो, नहीं, ठीक है ना? आपको स्विमिंग आती है, हाँ कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, हाथ एक बार कूदा था तो थोड़ा बहुत डूबा नहीं था, हाँ आती है, स्विमिंग आती है, ले वही कायलाना में फेंक दिया। कई लोग करते हैं, क्या कहते हैं, एड्रेस पूछते हैं ये वो रास्ता कहाँ है, हाँ आगे से राइट लेके आ जाए। अगर नहीं पता बोल तो नहीं पता है भाई, बॉम्बे पर रास्ता पता है, हाँ एक बार मैं सूरत था तो सूरत में वहाँ बोर्ड लिखा हुआ था बॉम्बे, बस वही बॉम्बे, आप वहां चले जाओ, वहां से बॉम्बे आ जाएगा। नहीं पता, नहीं पता, खत्म बात, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? आरएमएस वैल्यू बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। आरएमएस वैल्यू बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। अरे आपने तो पढ़ा हुआ होगा पीछे, है ना? तो बताओ फिर, थोड़ा बहुत याद है देखो, हाँ थोड़ा बहुत मतलब कुछ नहीं आता, आता है या नहीं आता? कोई चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करो ये कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ भाई ये चैप्टर मेरे को आता है। अब उसका कोई टेढ़ा सवाल आएगा तो वो भी आपको पता होगा, हाँ ये मेरे से नहीं निकल रहा है। भाई मेरे से भी क्या कहते हैं ऐसे भारी भारी सवाल पूछते हैं, कोई क्या कि हर सवाल में निकलता है, जैसे वो फ्यूज वायर वाला सवाल है, मेरे को नहीं याद, मैंने बोला नहीं याद, तो दैट्स इट, नहीं याद, मैं पता करके आपको बता दूंगा, दैट्स इट, सिंपल, यही रिप्लाई होता है। मैं वहां पर जबरदस्ती कोई आंसर क्या दे रखा है, ये नहीं नहीं हाँ होता है, ऐसे ही होता है, नहीं आता नहीं आता, खत्म बात। आरएमएस वैल्यू बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो इधर ध्यान से, आरएमएस वैल्यू वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है करंट की जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एक साइकिल में जो ये वेरिएबल करंट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं इस करंट से एक रेजिस्टेंस से ये करंट पास करूं, कौन सा वाला करंट पास कर रहा हूं, ये वाला करंट आई, इस रेजिस्टेंस से मैंने ये वाला करंट पास किया फॉर 1 टाइम पीरियड, बोले तो एक साइकिल के लिए डिफाइन होता है आरएमएस करंट। एवरेज करंट हाफ साइकिल के लिए डिफाइन होता है, वो जब पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी देखो इधर, और ये सेम से मैंने एक आई आरएमएस का करंट भी पास किया है, कितने के लिए, फॉर 1 टाइम पीरियड टी। तो बताओ मेरे को ये कौन सा वाला करंट है, ये वाला करंट है, 0 से लेके t/4 तक करंट बढ़ रहा है। तो जब करंट छोटा है तो उसका हीटिंग इफेक्ट कम है, जब करंट ज्यादा है तो उसका हीटिंग और ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट और ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट मैक्सिमम, हीटिंग इफेक्ट कम होने लग गया, हीटिंग इफेक्ट कम होने लग गया, कम होने लग गया, कम हुआ, बड़ा 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 बड़ा, मैक्सिमम, कम हुआ 0 हो गया। तो देखो ध्यान से, हीटिंग इफेक्ट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन I²R dt। क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर 1 साइकिल दिस वेरिएबल करंट विल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, फॉर 1 साइकिल दिस वेरिएबल करंट विल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। जब करंट छोटा तो हीट कम, जब करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा। Whereas for 1 cycle this constant current will also produce the same
टी टाइम। समझे या नहीं समझे? ये दोनों हीट इक्वल होगी। आरएमएस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि वो कांस्टेंट करंट जो एक साइकिल में उतनी की उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे जो ये वेरिएबल करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दीज टू हीट आर इक्वल। कंसेप्ट समझ आया? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt इक्वल टू आई आरएमएस का होल स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाय t का अंडर रूट। ये आ गई मेरी वैल्यू। देखो ध्यान से, बात समझ आई या नहीं है? हाँ या नहीं आया? आ गई इजी। अब देखो ध्यान से, r से तो r कट गया, अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t होल डिवाइडेड बाय t, इस पूरे का अंडर रूट, ये क्या है? आई आर एम। किसी को इंटीग्रेशन आता है साइन स्क्वायर का? कैसे करते हैं? चेन रूल लगते हैं। चेन रूल तो डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में भी चेन रूल सीखा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आप नीट वाले हो तो आपको नहीं भी आता होगा तो चलेगा, आप जेई वाले हो, आपको नहीं आता तो बिल्कुल नहीं चलेगा। याद नहीं है? ये वाली वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाती है आई आर एम एस बराबर, सॉल्व करने पे आई नॉट अपॉन रूट 2 आ जाती है वैल्यू। पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं इसका डेरिवेशन देता हूँ आपको। मेरे को बोर्ड पे जगह चाहिए, जो मेरे को जगह मिल नहीं रही, दिख नहीं रही है। मैं करूंगा अभी इसका इंटीग्रेशन आप सबके सामने। तो वहां से आरएमएस करंट कितना आया? पीक करंट डिवाइडेड बाय रूट 2। हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। वेरी नाइस। वैसे करते हैं, अभी वही करूंगा मैं, रुक जाओ। क्या डाउट? क्या पूछ रहे थे, बोलो। हाँ क्या सीक्वेंस? देखो ध्यान से, आरएमएस वैल्यू इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये वेरिएबल करंट जो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये वो की वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ये एक साथ लिखो। फिर ये कितनी हीट प्रोड्यूस किया है, ये इतनी हीट प्रोड्यूस किया है, ये दोनों के बीच में इक्वल लिख लो और इन दोनों को इक्वेट कर दो। आर से आर तो कांस्टेंट है, बाहर आके कैंसिल हो गया। आई स्क्वायर है, टी से डिवाइड किया, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट लेके ये लिख दिया। फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, उसके बाद में इसका डेरिवेशन आपको बताऊंगा। हुआ डेरिवेशन? कोई नहीं, मैं करूं डेरिवेशन करो। चलो सब कुछ मिटा दूं या कुछ लिखना है? तो ये वाली वैल्यू आपको याद थी कि आरएमएस की वैल्यू क्या होती है? पीक अपॉन रूट 2। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोल दिया था आई नॉट अपॉन रूट 2। अब ये आती कैसे है? यहाँ से आती है, देखो इधर। और ये जरूर से लिखना कि आरएमएस इज डिफाइंड फॉर 1 साइकिल। 1 t है ना,
RMS is defined for one cycle. आगे जाके एवरेज विल बी डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल. cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सबको पता है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और मैंने इसको क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो इधर आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2. ये चीज समझ आई? तो अब यहाँ पर देखो, ये आई नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt लिमिट 0 से t लिमिट 0 से t डिवाइडेड बाय कैपिटल T पूरे का अंडर रूट. ये हो गया. हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ आई है? नहीं आई? नहीं आया? इतना तो आगे. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 t/2 लिख दिया माइनस. इसका cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का इंटीग्रेशन साइन. तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 ओमेगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t होल डिवाइडेड बाय t. यहाँ तक बात समझ आई है? नहीं है? हाँ यार. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिमिट डाल दी है. तो i और इस पूरे का अंडर रूट बराबर i RMS. अब बताओ मेरे को यहाँ पर आई नॉट का स्क्वायर t/2 माइनस ये t की वैल्यू किसके बराबर है? बाय द वे 2 पाई बाय ओमेगा. तो यहाँ पर 2 ओमेगा इंटू टी. तो बताओ मेरे को ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई. तो 2 ओमेगा की टी कितना हो जाएगा? साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा होल डिवाइडेड बाय टी. यहाँ तक भी समझ आया? नहीं आया? हाँ. अब बताओ मेरे को साइन 4 पाई कितना होता है? साइन 4 पाई निकालना है. तो एक काम करते हैं, वो साइन वाला ग्राफ वापस से पकड़ लेते हैं. साइन 2 पाई साइन 4 पाई. साइन 4 पाई कितना होगा? साइन 4 पाई कितना होगा? देखो साइन 0 साइन 91 साइन पाई 0 साइन 270 माइनस 1 2 पाई 3 पाई 4 पाई. कितना हुआ? देख रहे हो ना? ये एक पूरा साइकिल हुआ 2 पाई और 2 पाई. साइन 4 पाई कितना होता है? 0. साइन 4 पाई हुआ 0. और साइन 0 में कितना होता है? 0. 0 माइनस 0 0 0 अपॉन 4 ओमेगा 0. तो ये वाली पूरी चीज तो 0 है. तो देखो t/2 डिवाइडेड बाय t से t कट गया. ये क्या रह गया? आई नॉट बाय रूट 2. हेंस प्रूव. समझ गए? कॉपी कर लो. कितना इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए भाई?
RMS current is peak current upon root 2. RMS voltage will be equal to what? Peak voltage upon root 2. तो कहीं पर भी आपको कोई चीज लिखी हुई नजर आए, वो कौन सी वैल्यू नजर होती है? वो RMS वैल्यू। एग्जाम्पल, हमारे घर पे कितने का वोल्टेज आता है? हम क्या बोलते हैं? 220 वोल्ट लिखा हो तो 220 वोल्ट होता है, तो वो तो एक फिक्स हो गया। अब आपके दिमाग में फट से क्वेश्चन आना चाहिए कि जब हमारे घर पे एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है तो लिखा हुआ फिक्स क्यों होता है? वो RMS वैल्यू लिखी हुई होती है। तो बताओ 220 वोल्ट अगर RMS वैल्यू है तो पीक वोल्ट कितना होगा? 220 रूट 2। 220 रूट 2 बोले तो लगभग 310। लगभग 310 मतलब अगर घर में हमारे जो वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को अगर मैं टच करूंगा तो मेरे को 220 वोल्ट का झटका लगेगा या 310 वोल्ट का झटका लगेगा? मेरे को वेरिएबल झटका लगेगा जिसका पीक 310 वोल्ट होगा। समझिए? हाँ या एक्सपीरियंस नहीं करना है, ठीक है? सर ने बोला था देखते हैं 220 से 30, ठीक है ना? 10 वोल्ट का झटका ही इतना होगा कि आपको नजारे रहेंगे एकदम 10 वोल्ट पे। 20 वोल्ट 30 वोल्ट जन्नत यहाँ, ठीक है? सबसे फास्ट तरीका होता है जो एग्जीक्यूशन होता है फॉरेन के अंदर, वो यही तो होता है। हाथ बांध देते हैं, यहाँ पर बैटरी का एक वोल्टेज लगा दिया, पाँव पे दूसरा वोल्टेज लगा दिया, सर के ऊपर गीला कपड़ा लगा के रख देते हैं और यहाँ पर फिर वो लगा देंगे वाटर। वो गीला एग्जैक्टली पानी नहीं होता है, वो सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आमिर खान ने सबको सिखाया है ना? क्या होता है यहाँ पर हाई वोल्टेज, हाथ पे और पाँव पे लो वोल्टेज, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करंट शरीर में से गया, ठीक है ना? और जैसे जैसे हमारा हिस्ट्री डेवलप हुई है, इसके अंदर भी क्या कहते हैं, टाइम सबसे कम होता है ना, इसीलिए इसको दिया गया है। इंडिया के अंदर तो आज भी वही है फांसी, लेकिन फांसी में टाइम लगता है। धीरे धीरे अपनी ये जो भी होती है, आप बाय वाला समझते होंगे, कौन सी नलकी होती है इधर, वो धीरे धीरे करके ब्रेक होती है या पूरी दब जाती है। तो विंड पाइप जो होता है, सांस नहीं आती, लेकिन वो थोड़ी तड़पने वाली होती है, इससे बढ़िया वो। और अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर होगा वो क्या बोलेगा, जो केमिस्ट्री को जानता होगा, एक गैस होती है ओजोन गैस, सॉरी ओजोन नहीं, सॉरी कोक ओवन गैस। एक गैस होती है कोक ओवन गैस। हाँ, अरे नहीं, वो दम घुटने में तो तकलीफ होगी ना, पर ऐसा भी होता है। दम घुटने से मौत तो होती है कि भाई कोई गैस है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली, तकलीफ हुई। कौन सी मौत अच्छी जिसमें तकलीफ हो या तकलीफ नहीं? तो कोक ओवन गैस एक ऐसी गैस होती है, जैसे इस कमरे में कोक ओवन गैस होगी, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओडरलेस, दिखती भी नहीं है, कुछ हमको महसूस भी नहीं होगा, कुछ तकलीफ भी नहीं होगी। हमको ऐसा लगेगा धीरे धीरे हमको नींद आ रही है और डिट्टो खत्म। इसीलिए कोक, बेसिकली कोक क्या होता है पता है ना? कार्बन को अगर अपन प्योरीफाई करते हैं तो वो कोक बन जाता है। 99% प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक। तो वो जो बहुत प्योर कार्बन है उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना होता है, कोई प्रोसेस होता है, तब वो गैस रिलीज होती है। तो कई सारी फैक्ट्रीज के अंदर वो गैस रिलीज हो रही होती है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेशन होता है, प्लांट होता है, वहाँ पर आप बिना उस गैस के डिटेक्शन वाले मीटर के आप उस प्लांट में एंट्री ही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दैट गैस इज ओडरलेस, दिखती नहीं है, स्मेल नहीं है, घुटन नहीं होती है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है यहाँ पर अगर गैस हुई तो। लेकिन वो मीटर होता है वो फड़कने लग जाता है, वो आवाज़ करने लग जाता है, तो वहाँ पर इंसान जो होता है वो फट से वहाँ से भग जाए। अगर मान लो जस्ट इमेजिन एक कोई प्लांट है, वहाँ पर कोक ओवन गैस निकल रही है, वहाँ पर मजदूर लोग वहीं खाना खा के बोले हाँ चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट ही करते रहते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं। वोल्टेज का जो हमारे घर पे झटका आता है वो 220√2 का आता है। चलिए नेक्स्ट है एवरेज करंट। नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू। लिखेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला किसी को पता है? नहीं यार, ऐसे
ऐसा पहली बार हुआ है 18 सालों में। अरे यार किसी को तो होगा। एवरेज करंट इज, हाँ बोलो। ये होता है एवरेज करंट। लिखेंगे एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन, एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन द चार्ज supplied by variable current in half cycle. ये तो लास्ट में जाके आएगा, अभी अपन इसको डिराइव कर लेंगे। देखो ध्यान से, आई एवरेज वो कांस्टेंट वैल्यू है करंट की जो सेम चार्ज सप्लाई कर दे T/2 टाइम में जो ये वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा है T/2 टाइम में। देखो ध्यान से, अब बताओ मेरे को ये करंट से 0 से T/2 में कितना चार्ज, यही होगा। हाँ बात समझ आई है नहीं है भाई? आई क्या होता है? dq/dt। तो ये करंट कौन सा वाला? ये तो वेरिएबल करंट है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया होगा, फिर करंट नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। अगर मैं एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए बोल दूंगा तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर I है और इधर T है, तो I dt तो क्या है? एरिया ही तो है। I dt क्या है? एरिया ही तो है। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए बात करूंगा तो 0 हो जाएगी। दैट इज व्हाई एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड फॉर हाफ साइकिल। और ये वो एवरेज करंट है जो वही Q चार्ज सप्लाई कर रहा है T/2 टाइम में। बात समझ आई है नहीं है? तो LHS कितना हो गया? Q बराबर I की जगह मैंने क्या लिख दिया? I0 इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt 0 से T/2। यहाँ तक बात समझ आई है नहीं है? हाँ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो बताओ यहाँ पर ये Q बराबर I0 माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट 0 से T/2। और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ गई? I एवरेज इंटू T/2। तो यहाँ से मैं Q की वैल्यू क्या लिख दूंगा? I एवरेज होल मल्टीप्लाइड बाय T/2। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? दिव्यानी नहीं आया? वो कांस्टेंट करंट जो T/2 टाइम में Q चार्ज सप्लाई कर देगा वो एवरेज करंट हो जाएगा। कांस्टेंट है, जैसे वो कांस्टेंट करंट था जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर वही एक कांस्टेंट करंट है जो उतना का उतना चार्ज सप्लाई कर देगा सर्किट में जितना ये वेरिएबल करंट ने किया था हाफ साइकिल में। समझ आ रही है बात? अब बताओ मेरे को अपर लिमिट रखूंगा तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं, एक काम करते हैं। तो ये देखो इधर लिख लेता हूं मैं, I एवरेज इंटू T/2 इक्वल टू माइनस I0 इंटू कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस 0। यहाँ तक स्टेप समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी? 2 पाई, तो ओमेगा T/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। कॉस पाई कितना होता है? -1 माइनस कॉस 0 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली पूरी वैल्यू हो गई 2I0। बात समझ में आई है नहीं है? और एक मिनट, ये ओमेगा यहाँ पर रह गया नीचे, ये बात समझ आई है नहीं है? यहाँ और टी क्या होता है? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ, टी क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया पाई बाई ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू? 2/पाई इंटू, कॉपी कर लिया।
डन, समझ आ गया सबको? तो एवरेज वैल्यू इज बेस्ड ऑन how much amount of charge has been supplied by that particular variable current, and RMS is based on heating effect of that particular current. सर अगर दोनों की एक्चुअल डेफिनेशन देखें एवरेज और Actual definition is that RMS is based on heating effect. RMS the average. हाँ वो तो उसका बेसिस हो गया. हाँ तो definition यही तो है कि RMS is defined on the heating effect. That particular constant RMS current will provide the same heat that the variable current has generated based on heating effect. That constant current will supply same charge in half cycle that this variable current has supplied in half cycle. तो बेस किसके ऊपर बेस, वही तो इम्पोर्टेंट है. बाकी तो डेफिनेशन बना ही सकते हैं अपन. और वैल्यू क्या होती है ये आपको याद हो गई. डन. जय वो पंखा बंद कर दो ना, तो फैन बंद कर दो. शांत. गर्मी होने लग रही है, एसी ठंडा कोई भी है, ठीक ठाक है ना. हाँ कॉपी कर लिया, मिटा दो सब कुछ. चलो अपन आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसको एक बार प्योर रेजिस्टर, फिर एक बार प्योर इंडक्टर, फिर एक बार प्योर कैपेसिटर में लगाएंगे तो क्या होगा. कैपेसिटर में करंट लीड्स बाय वोल्टेज, इंडक्टर में करंट लैग्स बाय वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2. ये सब होता है, याद है? याद. हेडिंग डाल लेंगे प्योर आर सर्किट. क्या है भाई, मैंने एक रेजिस्टर लिया और ये ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी रेजिस्टेंस आर. प्योर आर. बताओ मेरे को यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा. सादा सरल सिंपल. हाँ या ना. तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर अगर वोल्टेज राइट की तरफ है तो करंट भी राइट की तरफ है. देखो ये कैसे बनाते हैं, ये होते हैं करंट और वोल्टेज के फेजर. साइन ओमेगा टी प्लस 0, मतलब t बराबर 0 पर इसका एंगल कितना है 0. t बराबर 0 पर इसका एंगल कितना है 0. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये दोनों के दोनों एक साथ घूमते रहेंगे. कुछ समय बाद दोनों नेगेटिव हो गए. जब ये नेगेटिव तो करंट भी नेगेटिव. और जब ये साइकिल अपनी कंप्लीट करेंगे, ये घूम के इधर आएंगे, वापस से 2 पाई के बाद में ये आ गए. तो देख रहे हो ध्यान से, ये दोनों फेजर हमेशा एक साथ घूम रहे हैं. और कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में. बात समझ रहे? पक्का कॉपी. हम जनरली किसी चीज को एंगल लेते हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज कि भाई यहाँ पर ये जो दोनों फेजर हैं वो टी टाइम में ओमेगा टी का एंगल घूम के यहाँ आ गए. समझे नहीं समझे? लेकिन है दोनों एक साथ ही, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. इन प्योर आर सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज.
यहाँ तक डन, इजी। अब प्योर आर के बाद में क्या लगा ले, प्योर सी लगा लेते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मिटा दिए। कोई लिख रहा है? बताओ मेरे को क्या होगा यहाँ पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, करंट आएगा, तो यहाँ पर कुछ चार्ज डिपॉजिट होगा, Q एंड माइनस Q। हाँ, अब बताओ मेरे को, Q बराबर E इंटू सी, Q बराबर VC होता है, यस और नो? तो बताओ Q बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, और Q बराबर E नॉट इंटू सी। यहाँ तक बात समझ आई? अब मेरे को तो क्या चाहिए, यहाँ पर करंट चाहिए। तो बताओ करंट किसके बराबर होगा? dq अपॉन dt, यस और नो? यस और नो? क्यों नहीं? हाँ, प्लस क्यों नहीं? ठीक है ना। तो ये q है, इसको डिफरेंशिएट मार दूंगा मैं, तो i क्या आ गया, e नॉट ओमेगा c कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, i बराबर ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, याद है सबको? हाँ या ना? ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज अगर मेरा वोल्टेज का फंक्शन साइन में है, तो आई वॉन्ट माई करंट का फंक्शन टू बी इन साइन। अगर मेरे वोल्टेज का फंक्शन साइन में है, तो आई वांट माय करंट फंक्शन टू बी इन साइन। तो यहाँ पर ये जो 1 अपॉन xc है ना, 1 अपॉन ओमेगा c है ना, ये क्या है? अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर के द्वारा रेजिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंस। क्या कहलाता है वो? रिएक्टेंस। क्या? और उसका दूसरा नाम क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है ये? सॉरी, उसका सिंबल क्या होता है? XC। बात समझ में आई? अब बताओ मेरे को, यहाँ पर t बराबर 0 पर वोल्टेज का फेजर का डायरेक्शन क्या है? राइट की तरफ। तो t बराबर 0 पर इसका डायरेक्शन क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, और ये पाई बाय 2 बोले तो क्लॉकवाइज घूम के ऊपर, तो ये 90 डिग्री आगे बढ़ गया। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इन प्योर सी सर्किट, इन प्योर सी सर्किट, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। समझे या नहीं समझे? हाँ या ना? पक्का याद है सबको ये? और सोच के देखो, कैपेसिटर का कैसा धर्म होता है? t बराबर 0 पर वो क्या बोलता है? आने दो, आने दो। समझ रहे हो? तो t बराबर 0 पर करंट आगे जा चुका है। हाँ यार, वोल्टेज समझ गए? पक्की बात। इंडक्टर में क्या हो जाएगा? ये बोलेगा मत आ, तो करंट पीछे रह जाएगा, तो करंट लैक्स पोटेंशियल। ये कॉपी करो, फिर प्योर इंडक्टर में देखना। सर, फुली डिपॉजिट हो जाएंगे जब चार्ज, जब चार्ज फुली डिपॉजिट हो जाएगा, तो माइनस dq by dt होना चाहिए। जब चार्ज फुली डिपॉजिट हो जाएगा, उसके बाद में माइनस dq अपॉन dt हो जाएगा। मतलब चार्ज फ्लो करना वापस कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर से चार्ज कम होने लगेगा। हाँ, कम होने लगेगा, तो बैटरी चार्ज, पहले बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी। हमेशा dq by dt क्यों रहेगा? हाँ, हमेशा dq by dt क्यों रहेगा? देखो इधर ध्यान दो। इस वाली प्लेट पे पहले d बराबर 0 पर 0 था। ईएमएफ कैसा है? ऐसा। जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ रहा है, यहाँ से चार्ज ज्यादा आ रहे हैं। हाँ यार, जब ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ पर चार्ज बहुत सारे आ गए। अब ईएमएफ है तो पॉजिटिव, तो चार्ज जो आ रहे होंगे वो कम आ रहे होंगे।
बात समझ आई? पहले चार्ज 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर वापस 3 आया, फिर 2 आया, अब ये 0 आ गया। अब यहाँ से -1 आया, अब यहाँ से चार्ज -1 आ गया। बात समझ में आई? हाँ, तो चार्ज -1 आ गया तो करंट ने भी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो दोनों तरफ माइनस हो गया, तो आई तो dq/dt ही रहा ना। वन अपॉन ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आगे जाके जब रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, कैपेसिटर भी आ जाएगा, तो इम्पीडेंस बोल देंगे उसको। थोड़े नाम अनोखे होते हैं बस, बाकी चीजें आसान ही होती है। डन। डन, मिटा दो। नेक्स्ट लिखेंगे प्योर एल सर्किट। बताओ मेरे को इधर क्या हो रहा है? t बराबर 0 पर यहां से करंट जाने लगेगा, तो ये क्या बोलेगा? तू मत आ, तू थोड़ी देर और ठहर जा, है ना? यही बोलेगा। लेकिन ये तो बोलेगा नहीं भाई तेरे को जाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का है। तो मैं यहाँ पर केवीएल लगाता हूँ। बताओ मेरे को यहाँ पर क्या मिला? पॉजिटिव। तो एल डी आई अपॉन डी टी माइनस ई इक्वल टू 0। बात समझ आई? हाँ हाँ। तो बताओ मेरे को यहाँ पर एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे को तो आई चाहिए, तो एक काम करता हूँ, डी टी उधर ले जाता हूँ। डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक बात एकदम बराबर? हाँ या ना? बात समझ आई या नहीं आई? अब बताओ मेरे को, t बराबर 0 पर करंट कितना है? 0। किसी टाइम t पर मान लिया करंट आई हो गया, हाँ या ना? I बराबर ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन का इंटीग्रेशन और ये जो माइनस कॉस है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? I बराबर ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाय 2
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हाँ या ना, ये बात समझ आई है नहीं है मैथ्स? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एन। तो ये माइनस जो है इसको मैंने इधर ही छोड़ा, इसको मैंने कॉस को क्या लिखा, साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, फिर माइनस अंदर दे दिया, तो ये हो गया हाँ या ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो ओमेगा इंटू एल है वो क्या कहलाता है, एक्स एल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको t बराबर 0 पर देखो, t बराबर 0 पे करंट कहाँ गया, माइनस पाई बाय 2, बोले तो नीचे। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि इन प्योर एल सर्किट करंट लैक्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। बात समझ आ गई? ये आपको याद होना चाहिए, पक्का कॉपी कर लो। किसी को ठंड लगे तो बोल देना। डन, इजी। तो आपको ये पता पड़ गया कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैक्स पोटेंशियल बाय पाई बाय 2। अब अपन ने ये जो 3 डेरिवेशन किए हैं, उन तीनों डेरिवेशन को भूल जाओ, ठीक है? ये 3 डेरिवेशन जो है ऐसे कि यहाँ पर ये ऐसे लिख के इंटीग्रेट करके वहां तक पहुंचना है, हम वैसे नहीं याद करेंगे। हम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को कैसे सीखेंगे, फेजर की सहायता से। ठीक बात है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दे रखा है। जो एनसीईआरटी का था जहाँ कन्वेंशनल अप्रोच होती है वो तो आपको ऑलरेडी बता दी गई है, बट हम ऐसे नहीं सीखेंगे। हम कैसे सीखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेजर, ठीक है ना? तो अब इसके बाद में लिखेंगे फेजर अलजेब्रा। सब कुछ मिटा दो, ये वापस से इन तीनों का डेरिवेशन बताऊंगा यूजिंग फेजर। वापस से इन तीनों का डेरिवेशन बताऊंगा यूजिंग फेजर। जैसे यहाँ पर ये सब देखते ही कितने लोगों को थोड़ी घबराहट होने लग जाती है कि ऐसे सवाल नहीं होते हैं। और अगर ये तो सिर्फ प्योर एल था यहाँ तक, ठीक है। अब अगर एल के साथ में अगर आर जुड़ जाता है तो नहीं आता है, तकलीफ आती है। ऐसा कोई है जिसको तकलीफ आती है ना? एक, बस 1 2, ठीक है ना? हाँ, आती है तकलीफ। तो अपन क्या करेंगे, अपन वो जो एनसीईआरटी का कन्वेंशनल अप्रोच है सीख के भूल जाएंगे। अपन क्या याद रखेंगे, फेजर अलजेब्रा। तो हेडिंग डाल दो फेजर अलजेब्रा। 15 मिनट है ना? हाँ है, करेंगे ना नेक्स्ट वीक। वैसे भी अनुज माथुर सर है नहीं, लीव पे है, तो नेक्स्ट वीक अपन को रोज की 2-2 क्लासेस मिलेगी, तो डिस्कशन तब कर लेंगे, डोंट वरी। क्योंकि आपको लगातार लाइन से 2 क्लास पढ़ाएंगे तो आप भी फैल जाओगे, है कि नहीं? थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, डोंट
वरी, पेपर, ग्रेविटेशन सब करेंगे। और ग्रेविटेशन अभी संडे को तो पढ़ा है, एक दिन हुआ है, करा भी नहीं है ना, नहीं किया ना, कर लिया। कितने किए? 20 कर लिए, तो 50 सवाल है, 50 कर लो, सिंगल करेक्ट कर लो, बहुत है, ठीक है ना, मोर देन वन करेक्ट मत लगाना, पहले सब कर ले, फिर एक ही बार में करेंगे ना। आपने सारे कर लिए करने का? जब फेजर सुना है? फेजर इज समथिंग बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, उसके बीच की चीज होती है फेजर। फेजर क्या होता है? एक ऐसा टर्म, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, डायरेक्शन होता है नहीं, लेकिन फिर भी एंगल घूमता है, हाँ। बोले तो ये फेजर का रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो, अगर मैं स्केलर बोलूं तो स्केलर तो क्या होता है? ए। अगर मैं वेक्टर बोलूं तो वो क्या होता है? अब इसके और इसके बीच में चाहिए तो मैंने देखो वो जो एरो की ये जो त्रिकोण थे वो हटा दिए, सिर्फ ये रह गए, ये क्या हो गया? एक फेजर। दिस इज व्हाट अ फेजर लुक लाइक। इस फेजर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए नॉट और एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। तो इस फेजर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? बात समझ आई या नहीं आई? ये वो फेजर है। कौन सा वाला फेजर है? ये ए फेजर है। डायरेक्शन नहीं, एंगल है। कितना एंगल है? थीटा। बात समझ आ गई? हाँ, इजी। आपसे कोई पूछे कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, तो आप क्या बोलोगे? I फेजर इज इक्वल टू I नॉट और एंगल क्या लिखोगे आप? समझे मेरी बात को? हाँ या ना? तो t बराबर 0 पर इसका डायग्राम कैसा प्लॉट करोगे आप? I नॉट और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? t बराबर 0 पर ओमेगा 2 में ओमेगा इंटू 0 हो गया, सिर्फ पाई बाय 6 रह गया। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? पक्का आ रहा है? कॉपी कर लो पहले इतना। हाँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ साइन ही है। अभी तो मैंने आपको फेजर क्या होता है वो बताया है, और फेजर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो बताया है। t बराबर 0 पर ही हो गया, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये गोल गोल घूमते रहेगा। डन? यहाँ तक एकदम ठीक है। अब अपन क्या सीख रहे हैं? फेजर सीख रहे हैं। तो फेजर का अलजेब्रा मतलब दो फेजर को ऐड कैसे करते हैं, या दो फेजर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, या फिर दो फेजर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर दो फेजर को डिवाइड कैसे करते हैं, वो सीखना है। तो मेरे पास में दो फेजर है, मेरे पास में दो फेजर है। कौन कौन से फेजर है वो दो? एक तो है ये ए फेजर और एक और है ये बी फेजर। उसकी वैल्यू क्या है? बी नॉट एंगल 5। ठीक बात है, ठीक बात है। अब देखो ध्यान से, आपसे कोई पूछे कि ए फेजर प्लस बी फेजर क्या होगा? ये क्या है?
फेजर का एडिशन, तो आप क्या करोगे, एक ये बना दोगे इधर ए नॉट, ये वाला एंगल है थीटा, और आप एक और बना दोगे इधर की तरफ बी नॉट, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फाई। बात समझ आई? हाँ यार। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो ट्रीट इट लाइक वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बात समझे नहीं समझे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फाई माइनस थीटा। जस्ट वेक्टर के जैसे ट्रीट करो। अगर एडिशन करना है तो वेक्टर के जैसे ट्रीट करो, और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तब भी क्या करो, समझ गए या नहीं समझ गए, हाँ या ना। अगेन वेक्टर के जैसे ट्रीट करना, चाहे ऐड करना, हमारे काम एडिशन ही आएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। तो चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, ट्रीट देम लाइक वेक्टर। जब आगे क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करेंगे, यूज करेंगे तो फट से आ जाएगी, तो घबराओ मत, आपको आता है, ठीक है ना। एडिशन करना है तो वेक्टर के जैसे, सब्ट्रैक्शन करना हो तो भी वेक्टर के जैसे। Done? Treat it like vector. समझ गए? और अगर इन दो फेजर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि सी फेजर बराबर ए फेजर मल्टीप्लाइड बाय बी फेजर, तो सी फेजर क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नॉट, और एंगल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समझे या नहीं समझे? सिमिलरली आपसे कोई पूछे डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा, सी फेजर विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन बी नॉट एंगल थीटा एंगल फाई, और ए नॉट अपॉन बी नॉट अभी क्या हो जाएंगे, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ गए या नहीं समझे? मतलब यहाँ पर ये जो मेरे को a है वो कैसा दे रखा है, a बराबर ए नॉट साइन थीटा, b बराबर बी नॉट साइन फाई, तो a अपॉन b क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन बी नॉट साइन थीटा माइनस। समझ रहे नहीं समझ? पक्की बात, इतना आ गया सबको, आज के लिए इतना। अब इसका एप्लीकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, बिकॉज मेरे को 40 मिनट्स चाहिए, 40-45 मिनट्स चाहिए।